ओके, स्टार्ट करते हैं दोषभेदी अध्याय अगेन। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान दोषभेदी अध्याय। आज हम लोग देखेंगे श्लेष्मा मतलब कफ के 5 प्रकार। ठीक है। श्लेष्मा तो पंचधा अगेन, जैसे उसको प्राण से तो पंचधा बताया था, फिर पित्तम पंचात्मकम बताया। उसके बाद अभी आते हैं श्लेष्मा तो पंचधा, मतलब 5 प्रकार के कफ भी बताए गए हुए हैं। कफ का सिनोनिम है श्लेष्मा। ठीक है। सबसे पहला जो कफ बता रहे हैं वह है उरस्य वाला। ठीक है, जो अवलंबक कफ के नाम से जाना जाता है। उरस्थः सात्विकस्य स्ववीर्यतः हृदयस्यान्न वीर्याच्च तत्स्थ एवाम्बु कर्मणा कफधाम्नां च शेषाणां यत् करोति अवलंबम अतो अवलंबकः श्लेष्मा। मतलब क्या है कि अवलंबक कफ जो उरह प्रदेश में मतलब कि चेस्ट रीजन में रहता हुआ, और वह अपने मतलब स्वयं के वीर्य से मतलब अपनी शक्ति से त्रिक प्रदेश का अवलंबन करेगा। ठीक है। त्रिक प्रदेश का अर्थ कहीं कहीं पे कुछ लिया गया है, कहीं कहीं कुछ लिया गया हुआ है। ठीक है। त्रिक प्रदेश मतलब कि ज्वाइंट्स जो हैं उसको त्रिक प्रदेश समझिए। ठीक है। और कहीं कहीं त्रिक प्रदेश ये अंश संधि के पास में जो ये वाला पीछे से एरिया होता है उसको कहते हैं। कहीं कहीं त्रिक प्रदेश वो कटी स्थान के पास में भी बताया गया हुआ है। यहाँ अन्न की शक्ति से हृदय का अवलंबन करेगा, मतलब अन्न से शक्ति प्राप्त करता है। ऑब्वियसली सभी जितने दोष धातु मल है सभी का अवलंबन जो है वो आहार से ही होगा। आहार से ही उसे शक्ति प्राप्त होगी, जब न्यूट्रिशन मिलेगा आहार से ही, और उससे ही उसका शक्ति मिलती रहती है। लेकिन अन्न से शक्ति विशेषता इन्होंने इसकी बताई हुई है क्योंकि ये डायरेक्ट इसका नरिशमेंट देगा और हृदय का अवलंबन करता रहता है। मतलब जो ये अवलंबक कफ है ये पाचन से डायरेक्ट शक्ति प्राप्त करेगा। ठीक है। और उरा प्रदेश में रहता हुआ अंबु कर्म से, अंबु कर्म मतलब यहाँ पे जो अंबु कर्म सर्कुलेशन समझिए, सर्कुलेट हो के शेष कफ के स्थान का भी पोषण करता रहता है। मतलब ये सबसे मेन वाला कफ है, और यह बाकी सारे कफ जितने भी 4 प्रकार के और भी हैं और खुद का भी ये पोषण पालन करता रहता है, इसीलिए इसको अवलंबक कहते हैं। ठीक है। अवलंबक मतलब बाकी लोगों के साथ में भी अपना हेल्थ अपनी भी मेंटेन रखता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लेदक कफ। अच्छा ठीक है। अ, हमने एक बात की हुई थी वायु वात की, जब प्रकार चल रहे थे तो वहां पे समान वायु जो थी वह भी आमाशय के पीछे था। फिर पाचक पित्ता आमाशय के अंदर है। अब आते हैं कफ में, ये आमाशय में ही स्थित है। ठीक है, ये भी आमाशय में ही है। या तो आमाशय संस्थितः क्लेदकः सो अन्न संघात क्लेदनात्। देखो, खाना पचने के लिए तीनों की जरूरत होगी, पाचक पित्त, समान वायु और क्लेदक कफ। बोलस फॉर्म बनाने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा चिपचिपापन चाहिए। जब आहार का संघात शुरू होता है तो उसमें चिपचिपापन जरूरी होता है, वह अन्न का संघात करेगा। मतलब जो ग्रहण किया गया हुआ अन्न है, खाना खाया गया हुआ है, उसको गीला करेगा। गीला करने का काम जो है ये क्लेदक कफ का ही है। यह आमाशय में स्थिर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बोधक कफ। रस बोधनात् मतलब बोधको रसना स्थाई, यह जिह्वा टंग पे रहती है। ठीक। रसना में मतलब जिह्वा में स्थित होते हुए रस का ज्ञान कराएगी। ये मीठा है, ये खट्टा है, ये तीखा है, ये अनबियरेबल है, ये बियरेबल है। ये सारी चीजें जो है वो जिह्वा पे, मतलब समझ लीजिए कि जो टेस्ट बड्स हैं वहां ये बोधक कफ का निवास स्थान होता है। ठीक है। अब देखते हैं तर्पक कफ। शिरः संस्थो अक्ष तर्पणात् तर्पक। तर्पक कफ जो बोला हुआ है वह शिरः प्रदेश। जब शिरः प्रदेश की बात आती है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक ऑर्गन, दिस इज होल हेड। ठीक है। शिरः प्रदेश मतलब पूरा हेड ऑर्गन जो है वहां पे ये तर्पक कफ का ये स्थान बताया गया हुआ है। यह शिरः प्रदेश में रहता हुआ अक्ष का तर्पण करेगा। अक्ष का तर्पण इसलिए बताया, जरूरी नहीं है कि केवल और केवल आंखों का ही तर्पण करने वाला है, ये सारी इंद्रियां जो है सेंस ऑर्गन है सबका ये तर्पण करेगा। मतलब उनको ये नरिशमेंट देता है। ठीक है। तर्पण, इनका नाम ही तर्पक है। ठीक है। अब नेक्स्ट एक लास्ट बचता है श्लेषक कफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो वृद्धावस्था में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब तो बाल्यावस्था समझिए क्या, युवावस्था में ही वृद्धावस्था आने के कारण जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका कफ लगेगा। संधि संश्लेषात श्लेषकः संधिषु संस्थितः स्थितः।
ये संधियों में स्थित होता है। लोग कहते नहीं है फ्लूइड कम हो गया, साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया, तो साइनोवियल फ्लूइड इज नॉट ओनली द श्लेष्मक कफ, ये बिग जॉइंट है, ज्यादा यूज होने वाली जगह की बात होती है, इसलिए कहते हैं कि वहां का जो कफ है वो श्लेष्मक कफ से कोरिलेट कर लीजिए। बट ऐसा नहीं है, सारे जॉइंट्स मूव होने के लिए ये वाली मूवमेंट भी, ये वाली मूवमेंट भी, ये फ्लेक्शन और एडक्शन एबडक्शन सबके लिए, सारे मूवमेंट के लिए जो दो हड्डियों के बीच में एक जरिया होता है, जो एक चिपचिपापन होना चाहिए जिससे हड्डियां क्षरित ना हो, मतलब आपस में रगड़े ना, वो चीज होती है श्लेष्मक कफ की। ठीक है, ये संधियों में रहते हुए संधियों में संश्लेषण मतलब स्नेहन और बंधन करता है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम, ये काम करने वाला ये श्लेष्मक कफ होता है। ठीक है, अब श्लोक नंबर 18 में देखिए, इति प्रायेण दोषाणाम स्थानानि अविकृतात्मना विकृतात्मनाम व्यापिनाम अपि जानीयात कर्माणि च पृथक पृथक। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि इस प्रकार संपूर्ण शरीर में जो फैले हुए अविकृत दोष है, मतलब जिनमें कोई भी विकार नहीं है, ऐसे जो दोष हैं उनका स्थान और कर्म यहाँ पे बताया जा चुका हुआ है। अब बात आती है कि वात दोष के संचय प्रकोप और प्रशम, फिर बात आती है पित्त दोष के संचय प्रकोप और प्रशम की, और कफ दोष के भी उसी प्रकार से संचय प्रकोप और प्रशम। इसके पहले आपको क्या जानना है कि संचय क्या है, प्रकोप क्या है और प्रशम क्या है। ठीक है, वो जो एक्चुअल में हम टॉपिक वाइज लेके चल रहे थे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये संचय प्रकोप प्रशम वाला दोषों का, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा एक साथ में कर देंगे। ओके, थैंक यू।